वेस्टर्न और नॉर्दर्न बैटलफील्ड तो फुल स्विंग में थे, लेकिन साउथ ईस्टर्न एरिया जहां जैंगी था बिल्कुल शांत थी, जो सबको कंफ्यूज कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। जैंगी ने वहां के बैटल रिपोर्ट सुना और उसके दिल में शक का एहसास हुआ। इक्लिप्स के लोग अभी तक कहाँ हैं? क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं चल रही? जू जंग भी कॉम्बैट कमांड सेंटर में सोच रहे थे, जैंगी के डायरेक्शन में कोई क्यों नहीं आ रहा? क्या जैंगी या इक्लिप्स के लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है? तू यूले ने अपना सर जू जंग की तरफ घुमाया और बोला, जैंगी और उसके लोग जो खेल खेल रहे हैं वो हमारे प्लान के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें जांगलिन स्क्वायर के अंदर और मूव करने के लिए ऑर्डर करिए। जू जंग कुछ देर सोचने के बाद नॉड करता है, फिर जैंगी के कम्युनिकेशन चैनल पे गया और ऑर्डर दिया, जैंगी तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी डायरेक्शन में एनिमी के एक्शंस काफी स्ट्रेंज है। अब तुम जांगलिन स्क्वायर के सेंटर की तरफ मूव करो और इंटेलिजेंस गैदर करो। जैंगी ने बस इंडिफरेंटली जवाब दिया, रिसीव्ड। कम्युनिकेशन एंड करने के बाद उसने जांगलिन स्क्वायर के गहरे धुंध में देखा, जहां सब कुछ अनक्लियर था। अगर वो आगे बढ़ते तो शायद इक्लिप्स की बड़ी फोर्स का सामना करना पड़ता, क्योंकि अभी तक इक्लिप्स के 8 लोग आए नहीं थे। जैंगी की स्ट्रेंथ के बावजूद वो रिस्क लेने में कंफर्टेबल नहीं था। लियांग यू ने जैंगी के चेहरे पर घबराहट देखी और पूछा, क्या हुआ? हेडक्वार्टर्स ने क्या ऑर्डर दिया? जैंगी ने कहा, वो कह रहे हैं कि यहाँ के एनिमीज एक्शंस स्ट्रेंज है और हमें इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने को बोला है। लियांग यू का चेहरा भी सीरियस हो गया। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन? तो फिर रिस्क ज्यादा होगा। फिर उसने जैंगी से पूछा, तुम क्या करने वाले हो? जैंगी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और क्या कर सकते हैं, जब हेडक्वार्टर्स ने ऑर्डर दिया है तो बस करते हैं। लियांग यू थोड़ा सरप्राइज्ड हुई। जैंगी ऐसे ओबीडियंट तो नहीं है, लेकिन उसने जैंगी की मुस्कुराहट देखी और समझ गई कि ये बात सिंपल नहीं है। और वैसे ही जैंगी ने उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकाला और चेन जियावाओ और पंगली को देखा, जो नीचे गार्ड ड्यूटी पे थे। जैंगी ने उनसे कहा, यहाँ कोई एनिमी नहीं है। हेडक्वार्टर्स ने बोला है हम आगे बढ़े। चेन जियावाओ और पंगली एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे, ये वैसे ही लग रहा है, यहाँ एनिमी का इंतजार करना तो बिल्कुल गलत लग रहा है। लगता है हमारा काम अब शुरू होगा। दोनों औरतें नोट करती है और जैंगी ने लीड ली और जांगलिन स्क्वायर के अंदर आगे बढ़ने लगा। 100 मीटर से ज्यादा चलने के बाद जैंगी रुक गया। उसने सामने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ रुककर डिफेंड करते हैं। चेन जियावाओ और पंगली ने आंखें छोटी करके हैरान होकर देख रही थी। यहाँ क्या हेडक्वार्टर्स ने हमें जांगलिन स्क्वायर के अंदर रिकॉनेसेंस करने को नहीं कहा था? लियांग यू चुपके से हंस पड़ी। वो जैंगी के काम करने के तरीके से बहुत वाकिफ थी। इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि वो इतना ओबीडियंट हो जाएगा। जैंगी ने अपने आप को सीधा करते हुए कहा, ये मिशन बहुत जरूरी है और हमें बहुत सोच समझ कर काम करना होगा, इसीलिए मैं यहाँ रुकने का फैसला कर रहा हूँ, ताकि पहले यहाँ की सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लूं। जू जंग ने उससे कहा था कि आगे बढ़े, लेकिन कब तक और कहां तक आगे बढ़ना है ये नहीं कहा था। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि सीधा जांगलिन स्क्वायर के सेंटर में चला जाए और इक्लिप्स के बड़े आर्मी से टकरा जाए। दूसरी तरफ के म्यूटेंट्स जो शायद एपिसोलोन लेवल के हों, उनसे टकरा के सबको बचा लेना ये जैंगी के लिए समझदारी नहीं होता। आउटर सिटी के म्यूटेंट्स तो बस बेट के लिए है, वो अपनी जान क्यों खतरे में डाले? चेन जियावाओ और पंगली बस चुप हो गई थी। चेन जियावाओ और पंगली को ये भी पता था कि दूसरे 2 फ्रंट्स पे वॉर शुरू हो चुका है। अगर वो कुछ नहीं करते तो क्या बस दूसरों को अपने मिशन पॉइंट्स जीतने देंगे? चेन जियावाओ ने गुस्से होकर बोला, जैंगी अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं होगा। उसने थोड़ा गुस्सा होते हुए जैंगी को देखा। जैंगी ने शांति से जवाब दिया, मिशन के लिए जिंदगी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप जीना चाहती हैं तो पहले अपनी जान बचानी पड़ेगी। चेन जियावाओ का चेहरा और भी घबरा गया, लेकिन हम यहाँ एक मकसद के लिए आए थे। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जैसे अपनी जिंदगी के लिए डर के जीने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी तरह मैं अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को मरने नहीं दूंगी। जैंगी ने उसको एक नजर देखा और तारीफ की, अच्छा बोला, तुम सच में जबरदस्त हो। तो अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम चली जाओ, मैं फोर्स नहीं कर रहा। चेन जियावाओ और जैंगी के बीच तलवार की तरह झगड़ा हो गया। चेन जियावाओ को जैंगी का कैप्टन होना समझ नहीं आता, और जब उसने देखा कि जैंगी इतना डरपोक है और उन्हें उनका काम पूरा करने से रोक रहा है, तो वो बेचैन हो गई और सीधा जैंगी से टकरा गई। जैंगी ने बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं दिखाया और बोला, अगर तुम्हें यहाँ रहना नहीं पसंद तो तुम जा सकती हो। चेन जियावाओ ने अपने हाथ पॉइंट करते हुए जैंगी को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो सोच रही थी कि किसने इतनी बुरी किस्मत रखी थी कि वो ऐसे कावर्डली टीममेट से मिली। जैंगी की बात खत्म होने के बाद पंगली चुप नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ी और अपने हाथ कमर पे रखते हुए गुस्से से बोली, जाना है तो जाओ। तुम जैसे कैप्टन के साथ चल के हम पॉइंट तो क्या एक पाल भी नहीं जीत पाएंगे। ऐसे लोग कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तुम में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है।
पंगली ने थोड़ी देर चुप होके अपना हाथ चेन जियावाओ की तरफ बढ़ाई। जियावाओ, चलो अपना काम अपने तरीके से करते हैं। चेन जियावाओ ने घबराकर उसकी बात को नहीं माना। अगर हम अलग होके चले गए तो इक्लिप्स मून के मास्टर्स को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, और जैंगी के तरीके से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। दोनों लड़कियों ने जैंगी को इग्नोर करके अपनी राह अपना ली और फॉग में गायब हो गई। जैंगी उनकी तरफ देखता रहा और सोचा, इन्हें समझ ही नहीं आता कि वो किस लेवल के अपोनेंट से टकरा रहे हैं। हर कोई हेवनली सी सिटी में होने वाले बैटल्स के अनुभव नहीं करता। शायद पंगली और चेन जियावाओ के लिए डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स होना बहुत बड़ा काम हो, लेकिन वो समझ नहीं सकते कि म्यूटेंट्स के बीच भी फर्क होता है। एक टॉप लेवल डेल्टा म्यूटेंट दूसरे डेल्टा लेवल म्यूटेंट को सेकंड्स में मार सकता है। मैं खुद भी केयरलेस नहीं हो सकता। ये लोग अपनी जिंदगी को गॉड स्क्वाड के ऊपर छोड़ के सफर कर रहे हैं। ये एक बड़ा जोक है, अपनी जिंदगी दूसरों के हाथ में दे के जीने का। जैंगी ने सोचा, अगर ये मर गए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये उनका फैसला था। जैंगी ने उनको बिल्कुल इग्नोर किया और अपना ध्यान जैंगनिन स्क्वायर के आसपास होने वाले मूवमेंट्स पे लगा दिया। उसने समझा, ये आउटर सिटी के म्यूटेंट्स सिर्फ बेट है, असली फोर्स तो गॉड स्क्वाड है। पर अगर गॉड स्क्वाड पीछे रुककर वक्त का फायदा उठा के आगे बढ़ सकती है, तो क्या मैं ऐसे रुक के इंतजार करके अपने प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकता? जैंगी को एक और सवाल था जो अभी तक उसके दिमाग में था, मेरी डायरेक्शन से कोई क्यों नहीं आ रहा? क्या वो नहीं आना चाहते? जैंगी अपना चिन थाम कर गहरे सोच में चला गया। चेन जियावाओ और पंगली के जाने के बाद चेन जियावाओ ने जल्दी से हेडक्वार्टर्स कांटेक्ट किया। हेडक्वार्टर्स, ये चेन जियावाओ है। हम जैंगी और लियांग यू से अलग हो गए हैं। उन्होंने ऑर्डर्स नहीं माने और चांगमिन स्क्वायर के बाहर रुक गए थे। उनका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव था। हम उनका बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने टीम छोड़ दिया। ये सुन के जू जंग ने अपनी आंखें बंद की और कामली बोला, मुझे पता है, मैं एग्री करता हूँ कि तुम अपने हिसाब से काम कर सकती हो। चेन जियावाओ थोड़ा सरप्राइज्ड हुई। उसने सोचा था कि जू जंग गुस्सा हो जाएगा और जैंगी को सेटल करेगा, पर उसको ये नहीं लगा था कि जू जंग इतना काम होगा। वो समझ नहीं पाई कि टॉप मैनेजमेंट का क्या प्लान है, इसीलिए उसने इस बात को छोड़ दिया। दूसरी तरफ जू जंग ने जैंगी का सिचुएशन चेक किया, जो थोड़ा आगे चलने के बाद रुक गया। वो अपने माथे पे हाथ रख के थोड़ा हेल्पलेस स्माइल करता है। मैं तो भूल गया था कि ये बंदा हमेशा काउंटर अटैक्स में एक्सपर्ट है। स्काउट बनना उसके लिए मुश्किल है जब जनरल घर से दूर हो। वो किंग के ऑर्डर्स के अंडर नहीं है। आउटर सिटी के म्यूटेंट्स थियोरेटिकली ब्लिज़र्ड सिटी के ऑर्डर्स मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लिज़र्ड सिटी उन्हें बिना रेस्ट्रिक्शंस के कमांड कर सकती है। और स्पेशली अभी जैंगी को फॉग में डीप जाके इक्लिप्स मून के बारे में पता करने भेजना लगभग उसको और उसकी टीम को मार देना है। तो जैंगी और जू जंग ने अपनी वर्ड गेम खेली और कुछ दूर जाने के बाद वो रुक गया। जू जंग के पास कोई और चॉइस नहीं थी, लेकिन ये इंसिडेंट ओवरऑल ऑपरेशन पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आउटर सिटी के म्यूटेंट्स को मेनली बेट के रूप में यूज किया जाता है और साउथ ईस्ट एरिया में कोई दुश्मन नहीं दिख रहा, तो ये जैंगी पर नहीं डाला जा सकता। चलो देखते हैं। जू जंग ने अपने हाथ पीछे किए और दूसरे दो बैटल फील्ड्स को दोबारा देखा। इस वक्त बैटल का सिचुएशन क्विकली व्हाइट हॉट स्टेट में पहुंच गया था। वेस्टर्न बैटल फील्ड पर वू शिफैंग के साइड पे बैटल सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई थी। अर्थ वॉकिंग इमोर्टल जिया हेटिंग को दागोन वे यानिन ने किक किया था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स टूट गए थे। उसकी जिंदगी और मौत अभी अननोन थी। वू शिफैंग अपने क्लोन के साथ मिलकर बैटल कर रहा था, लेकिन वो दागोन वे यानिन के 3 मूव्स ब्लॉक नहीं कर पाया। योकोजुना का पावर अपने आप में ही डरावना है, और जब वो मिथिकल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी पर्सनल ब्रेवरी काफी है सबको स्वीप करने के लिए। उसे पकड़ो। मुजोंग निंग ने वू शिफैंग को शाउट आउट किया और फिर उसने कई सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सोल बीस्ट को समन किया जो दागोन वे यानिंग पर एक बड़ा अटैक करने के लिए तैयार थे। वू शिफैंग का असली बॉडी तो पहले ही काफी इंजर्ड था। उसके क्लोन ने अपना लॉन्ग बो रख दिया और दागोन वे यानिन के साथ क्लोज कॉम्बैट में लड़ने का फैसला किया। उसने वू शिफैंग का दोनों हैमर उठाया और फॉर्मेशन के आगे खड़ा हो गया। क्लोन को सैक्रिफाइस किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा इससे वू शिफैंग थोड़ा वाइटलिटी लॉस करेगा, लेकिन ये टीममेट्स के लिए सही अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है जो दागोन वे यानिन को नुकसान पहुंचा सकता है। दागोन वे यानिन अपने अपोनेंट्स को देखता है जो स्टर्बनली रेसिस्ट कर रहा था। दागोन वे यानिन ने अपने मुंह के कोने पे एक बेइज्जत मुस्कान दी। मुझे रोकना चाहते हो तुम अभी इसके लिए बहुत दूर हो। वो वू शिफैंग के असली बॉडी और क्लोन की तरफ गया, बिल्कुल एक तेजी से दौड़ती लोकोमोटिव की तरह। वू शिफैंग और क्लोन दोनों लेफ्ट और राइट से उसे रोर करते हुए आए और ये कसम खा ली कि वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो पीछे होते तो सब कुछ खत्म हो जाता। अगर वो सीधा लड़ते हैं तो अभी भी जीतने का एक चांस मिल सकता है। एक खौफनाक टकरार की आवाज सुनाई थी और वू शिफैंग का क्लोन सामने खड़ा था, लेकिन उसका बॉडी डो के बॉल की तरह घूम गया। वू शिफैंग का असली बॉडी क्लोन के फोर्स अनलोडिंग का यूज करके बैकवर्ड उड़ा
पर बहुत गंदा गिर गया। उसने अपने सीने को पकड़कर अपना हाथ बढ़ाया और फिर बहुत ज्यादा खून निकलना शुरू हो गया। उसके कई इंटरनल ऑर्गन्स टूटे हुए थे। अगर वो रीइंफोर्समेंट टाइप म्यूटेंट नहीं होता तो अब तक वो मर चुका होता। जैसे ही दागोन वे यानिन ने अपने हाथ में ड्रैगन फ्लाई कटर उठाया और वू शिफैंग को मारने के लिए चॉप करने ही वाला था, अगले ही पल में दागोन वे यानिन का बॉडी अचानक वहाँ से गायब हो गया। जैसे ही उसे समझ आया वो ऑलरेडी हवा में था, डजन्स ऑफ मीटर ऊपर। ये सब उस वक्त हुआ जब ली वे हाई ने अपनी एबिलिटी यूज करके दागोन वे यानिन को ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया था। ली वे हाई के ट्रांसफर करने के बाद मुजोंग मिंग के सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सोल बीस्ट भी उसके आसपास आ गए और हंड्रेड्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सोल बीस्ट उसके ऊपर गिरकर उसकी बॉडी से चिपक गए। फिर हवा में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन जब दागोन वे यानी नीचे गिर रहा था तो कुछ लोग क्लियरली देख सकते थे कि उसके बॉडी पे बस कुछ साइंड बाल के अलावा कोई भी चोट नहीं दिख रही थी। वो शिफैंग और उसके लोगों के चेहरे पर बस एक ही जज्बा था, डिसअपियर। ऐसे दुश्मन का सामना वो कैसे करेंगे? मिशन शुरू करने से पहले उन्होंने भी सोचा था कि इक्लिप्स मून के मेंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। पिछली बैटल का एक एग्जाम्पल था, लेकिन वो बैटल सिर्फ एक टेस्ट थी और जो म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसमें इन्वॉल्व थी उनका स्ट्रेंथ फोर फ्रंट पर नहीं था। इस बार जो लोग सेलेक्ट किए गए थे वो रिवर्स आउट डोमेन के आउटर सिटी के टॉप लेवल म्यूटेंट्स थे। 4 लोग एक बंदे के अगेंस्ट लड़ रहे थे। अगर वो दागोन वे यानिन को हरा नहीं पाते तो कम से कम उन्हें थोड़ी थ्रेट तो डाल पाते। पर रियलिटी कितनी क्रूएल थी। वो दोनों डेल्टा लेवल के म्यूटेंट्स थे, लेकिन उनके बीच स्ट्रेंथ का गैप इतना ज्यादा था जैसे एक गहरा खड्डा। वो बस एक मॉन्स्टर है, मुजोंग मिंग ने अपने सर को दबा के कहा, बिल्कुल होपलेस होके। दागोन वे यानिन ने उनको इंटरेस्ट के साथ देखा और बोला, तुम्हारा कॉर्पोरेशन अच्छा है लेकिन बस थोड़ा वीक है। मुजोंग मिंग का सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सोल बीस्ट स्नीक अटैक करने में अच्छा था और वो अपने अपोनेंट्स को बिना पता चले अटैक कर सकता था, लेकिन वो अपनी फुल पावर से अटैक करने में इनकेपेबल था। सोल बीस्ट का सुपरनैचुरल पावर से काम करने का एबिलिटी उसके लिए जोक बन गई थी, स्पेशली जब वो टॉप लेवल बीस्टमैन के सामने था। दागोन वे यानिन ने अपना ड्रैगन फ्लाई कटर उठाया। अब मजा खत्म करने का वक्त आ गया है, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज देता हूँ। उसने अपना कटर उठाया और मुजोंग मिंग के ऊपर अटैक कर दिया और उसका अटैक थंडर की पावर से रैप हो गया था। इतनी जबरदस्त पावर थी कि एयर में एक्सप्लोजन हो गया। इस मोमेंट में दूर से आती हुई फॉग में एक मीटियोर ने आसमान को फाड़ते हुए ग्रेट वर्क दागोन वे यानिन को जोर से हिट किया। दागोन वे यानिन की आंखों में हैरानी हुई। ये आदमी का टाइमिंग बहुत ही क्लेवर था। जैसे ही उसने ड्रैगन फ्लाई कटर स्विंग किया, उसने अपने बॉडी के लेफ्ट साइड से अटैक किया। अटैक का टाइमिंग बहुत ही विशियस था। इस वक्त दागोन वे यानिन अपना हाथ रोक नहीं सकता था। उसके लेफ्ट आर्म ने तुरंत बगल किया और अपने आप को डायरेक्टली उसके सामने ब्लॉक कर दिया। एक भारी चीख जो मीटियोर की तरह थी दागोन वे यानिन के लेफ्ट आर्म पे जोर से लगी। उसी भारी और दर्दनाक फोर्स ने योकोजुना के बॉडी को हिला दिया और उसे अपना बैलेंस बनाने के लिए 10 स्टेप्स पीछे जाना पड़ा। तब जाके वो अपनी फोर्स को रिलीज कर पाया। जब वू शिफैंग, मुजोंग मिंग और ली वे हाई ने जो अब तक डिसअपियर में थे ये सीन देखा, उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी जाग गई। उन्हें समझ आ गया कि गॉड स्क्वाड आ गई थी, वो लेजेंडरी टीम जो पूरे रिवर्स आउट डोमेन में अपनी सबसे ज्यादा मिशन कंप्लीशन रेट के लिए जाना चाहता है। वो फ्लाइंग मीटियोर जोर से जमीन पर गिर गया। जब दागोन वे यानिन ने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि वो एक बड़ा एंकर था जो चेन से बंधा हुआ था। जहाँ चेन एक्सटेंड हो रही थी वहाँ एक शख्स धीरे धीरे फॉग में से निकलकर बाहर आ रहा था। तुम लोग पहले रिट्रीट करो, हम आगे का काम संभालते हैं। 3 फिगर्स फॉग के अंदर से धीरे धीरे दिखाई देने लगे। 3 फिगर्स घने फॉग में दिखाई देने लगे। बीच में चल रहे आदमी के बाल कंधे तक थे। उसका चेहरा काफी फेमिनिन था और उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। वो चुन्यू गॉड स्क्वाड का डेप्यूटी कैप्टन में से एक था जो पहले जैंगी से बात कर चुका था। उसके साथ 2 और लोग थे। एक का बाल लाल था और चेहरा काफी कड़ा था और दूसरा भारी चांदी की आर्मर पहना हुआ था। उसके हाथ में एक मोटा लोहे का चेन लपेटा गया था। वही था जिसने भारी एंकर उछाली थी। ली ताइचैंग ने अपना हाथ उठाया, चेन को हिलाया और वो भारी एंकर हवा में उड़ गया। वो एक पैराबोला बनाता हुआ हवा में घूमा, फिर बिल्कुल हल की तरह उसके हाथ में वापस आ गया और वो अपने कंधे पर रख लिया। जब तीनों आए, दागोन वे यानिंग ने वू शिफैंग और बाकी सबको देखना बंद कर दिया। साकुराबा योशिमित्सु और कुरोसावा आकिरा जो पीछे से बैटल देख रहे थे अपनी आंखें पतली करके देखे। गॉड स्क्वाड के बारे में कहा जाता है कि वो काफी पावरफुल होते हैं। कितने पावरफुल? हाँ, ये हमें बैटल के बाद ही पता चलेगा। चुन्यू